Hello, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 22nd February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. वेल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 51A इन्हें एनलिस्ट किया गया है और इनकी इन्फोर्समेंट को लेकर एक प्ली पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिसके अंदर बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शंस दी जाएं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एडहेरेंस के लिए दे शुड मेक सम कॉम्प्रिहेंसिव लॉज, ताकि आर्टिकल 51A के अंदर जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्टेड हैं उन सब की इन्फोर्समेंट हो सके. तो ये प्ली पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है एज दुर्गा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया है सो दैट सुप्रीम कोर्ट को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस पिटिशन के रिस्पॉन्स में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया गया है सो दैट द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू इट. एंड इस प्ली में ये हाईलाइट किया कि जो कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी है ये इवन भगवद गीता के अंदर एनसीएटेड है. एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहा गया कि लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को गाइड किया था एंड ड्यूटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हर एक स्फेयर में, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में, इसको लेकर कृष्णा ने अर्जुन को एजुकेट किया था. एंड ये भी साइड किया गया कि इंडिया में एंशियंट टाइम से ही वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़ एंड जो भी इंडिविजुअल की ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, कंट्री, टुवर्ड्स पेरेंट्स, ये सब कुछ पहले से ही हम फॉलो करते आ रहे थे हमारे एंशियंट इंडिया में. तो भगवद गीता को यहाँ पे साइड किया गया. अलॉन्ग विद दिस, इस प्ली के अंदर महात्मा गांधी की जो स्टेटमेंट है इन विच हाईलाइट्स हाउ ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज़ बेसिकली ड्यूटी, इसे भी यहाँ पे रेफर किया गया. अलॉन्ग विद दिस, इस प्ली के अंदर वो सभी कॉन्स्टिट्यूशंस जहाँ पे सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं लाइक जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, उसे भी यहाँ पे स्टेट किया गया. प्लस इस पटिशनर ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिंगापुर की अगर हम ग्रोथ स्टोरी देखें तो इट हैज़ बीन फ्यूल्ड बाय द एम्फोसिस विच वाज गिवन ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. तो सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें एनफोर्स करना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट द पटिशनर हैज़ सेड. नाउ यहाँ से एक बार क्विकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है इसे ओवरव्यू कर लेते हैं. वेल, आप इसे काफ़ी डिटेल में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में कवर करते हैं. इस वीडियो लेक्चर में हम इसे क्विकली गो थ्रू करेंगे. वेल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो प्रोविजंस थे वो प्रेजेंट नहीं थे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट and it was basically based on the recommendations of स्वरण सिंह कमेटी. एंड ये जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इस सेक्शन को बोरो किया गया था फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया. यहाँ से इस आइडिया को बोरो किया गया था. इसके अलावा हमारे पास जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसके अंदर ये प्रोविजंस प्रेजेंट है रिगार्डिंग द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स. लेकिन हमने जो आइडिया लिया है, हमने जो इंस्पिरेशन ली है, दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर. तो बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ पार्ट 4A इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. एंड ओरिजिनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. हाउएवर 11th फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में ऐड होती है बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. एंड ये सभी ड्यूटीज़ हमारा जो आर्टिकल 51A है पार्ट 4A का, इसके अंदर ये ड्यूटीज़ प्रेजेंट हैं. तो टोटल हमारी जो ड्यूटीज़ हैं दे आर 11 इन नंबर. जो 11th ड्यूटी है वो 2002 में ऐड की गई थी. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली दे सर्व एज रिमाइंडर टू द सिटीजन्स. वो सिटीजन्स जो कि अपने राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, राइट्स के साथ साथ सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ भी हैं दैट दे ओ टू द कंट्री, टू द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स द फेलो सिटीजन्स एज वेल. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्ट लाइक DPSPs,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसाइबल। वेल, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली फाइल की गई कि इनकी इन्फोर्समेंट की जाए, लॉज बनाए जाएं जिससे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट हो सके। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A के अंदर अंडर आर्टिकल 51A वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। वेल, यहाँ पे हमारी जो 11th ड्यूटी है दैट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। ये जो एजुकेशन वाला प्रोविज़न है इसे 2002 में ऐड किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इससे पहले हमारे पास 10 ड्यूटीज़ थी, बट 2002 के अंदर 11th ड्यूटी ऐड की गई। तो आज आप बेसिकली जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर हम क्विकली गो थ्रू करें तो हमारी पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and to respect the ideals, institutions, national flag, national anthem. Second one is to cherish and follow the noble ideals which is inspired our national struggle for freedom. Then third one is to uphold and protect the sovereignty, integrity, unity of India. The fourth one is to render national service when called upon to do so. अपनी country को defend करने की भी हमारी duty है. Then after that we need to promote harmony. आपस में वी नीड टू इम्प्रूव द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एंड इंडिया के अंदर जितनी भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं इन सबको ओवरकम करते हुए कॉमन ब्रदरहुड हमें यहाँ पे प्रमोट करना है। एंड टू रिनाउंस ऑल दोज प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू women. After that, we have also a duty to value and preserve our rich heritage and our composite culture. And इसके अलावा हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सब को हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। वी नीड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑल्सो वी नीड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब को हमें डेवलप करना है। एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। After that, we need to strive towards excellence in all spheres of individual. जो भी हम करें उसमें we should strive towards excellence. कलेक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली उसकी ग्रोथ हो, हायर एंडेवर्स और अचीवमेंट्स इंडिया को मिले। एंड जिसके बाद 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई विच इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। 6 to 14 के बीच में एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करना, दिस इज़ आवर 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर हम सिग्निफिकेंस समझें तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि बेशक वी हैव फंडामेंटल राइट्स बट अलॉन्ग विद दैट वी शुड ऑल्सो डेवलप आर कंसाइंस ऑफ ड्यूटीज़ दैट वी ओ टुवर्ड्स आर कंट्री, टुवर्ड्स आर सोसाइटी, टुवर्ड्स आर फेलो सिटीजन्स एज वेल। इसी के साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे ऑल्सो सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। लाइक कहीं पे नेशनल फ्लैग लेट्स से समबडी इज़ बर्निंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता चलता है कि दीज आर एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर अगेंस्ट आर ड्यूटीज़। एंड दे ऑल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन। बेसिकली सिटीजन्स के अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट जो है उससे इसके थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। एंड इससे एक और चीज़ इनकलकेट होती है कि जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं। यहाँ पे सिटीजन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। हमारे कंट्री के जितने भी गोल्स हैं उसके रियलाइजेशन के लिए सिटीजन्स हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। एंड ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर बेसिकली आइडियल इन नेचर। एंड इससे अगर इसको कोई भी सिटीजन फॉलो करता है इट बेसिकली लीड देम टू द राइट डायरेक्शन ओनली। एंड इसी के साथ साथ ये कोर्ट्स को भी हेल्प करता है टू एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। फॉर एग्जाम्पल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया था कि इफ़ एनी कोर्ट इज़ डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, और ऐसे केस में कोर्ट को लगता है कि जो लॉ आया है, जो लॉ क्वेश्चन में है, इट इज़ बेसिकली गिविंग इफेक्ट टू अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो बेसिकली ऐसे लॉ को वी विल बी कंसिडरिंग एज अ रीजनेबल
with respect to Article 14, which is equality before law, and Article 19, which talks about the 6 freedoms. तो वहाँ पे इसे हम रीजनेबल जस्टिफाई करेंगे, एंड कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को बेसिकली इन इफेक्ट लेकर आ रहा है, तो ऐसे लॉ को दिस बेसिकली सेव्स इट फ्रॉम टू बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इससे इवन किसी भी लॉ की जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प करती हैं. अलॉन्ग विद दिस दे डिफाइन अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू ऑल द सिटीजन्स. बेसिकली हमारे अंदर जो स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म है, जो हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करती है, उसे यहाँ पे ये एक मॉरल ऑब्लिगेशंस देता है. And it basically makes citizens conscious of their social and citizenship responsibility, जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से शेप अप हो सकती है. एंड इससे सोसाइटी, कंट्री और जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, इन सब की यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ होती है. इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो क्रिटिसिजम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसे बात करें, तो पहला इशू तो यही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर बेसिकली मेड नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर. एंड कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं लाइक टैक्स पेइंग, फैमिली प्लानिंग, इनको इसके अंदर कवर नहीं किया गया है. एंड इट इज़ इवन सेड कि जो ड्यूटीज़ हैं दे आर समवॉट वेग इन नेचर एंड काफ़ी एम्बिगुअस हैं, जिसकी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़. यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, वी हैव वर्मा कमिटीज़ रिकमेंडेशंस. इस कमिटी को 1999 में सेटअप किया गया था, एंड वर्मा कमिटी ने बेसिकली ऐसे लीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया था which basically help to enforce fundamental duties. Like we have prevention of insult to national honor. Along with this, we have laws which penalize, for promoting the enmity. Then we also have protection of Civil Rights Act, Wildlife Protection Act 1972. तो इस कमिटी ने बेसिकली उन लॉज को शो किया था जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्समेंट की जा रही है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है. अच्छा, अब यहाँ पे क्विकली एक बार GST को समझ लेते हैं. GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है. जो भी हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन में गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड की जाती हैं, उनके ऊपर एक वैल्यू एडेड टैक्स लेवाई किया जाता है, विच इज़ योर GST. नाउ GST पे कौन करता है? GST इज़ पेड बाय द कंज्यूमर. आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो GST है वो आप पे करते हैं. सो कंज्यूमर इज़ पेइंग द GST. हाउएवर, इसे फर्दर गवर्नमेंट को रेमिट करने की जिम्मेवारी बिजनेसेस के ऊपर है. वो बिजनेस जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेमिट इट टू द गवर्नमेंट. Now, GST is basically, the biggest tax reform in the history of independent India. इसका जो ऑपरेशन है ये 1 जुलाई 2017 से मिडनाइट से इसे लॉन्च किया गया था. एंड इसके अंदर हमारे डोमेस्टिक इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस हैं उनको अंडर वन हेड लेकर आया गया. ना यहाँ पे अगर हम GST के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. ना अगर हम इंडिया के अंदर ओल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर सर्विसेज के प्रोविजंस पे टैक्सेस लगाए जाते थे. लेकिन GST इसे अप्लाई किया जाता है टू द सप्लाई साइड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डोमेस्टिक सेल हो रही है उसकी सप्लाई साइड पे इसको अप्लाई किया जाता है. And GST is basically based on the principle of destination based taxation. ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन है. इससे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट में ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन होता था, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है गुड्स या सर्विसेज. लेकिन GST इज़ बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड, जहाँ पे पहुँचकर इसका सेल हुआ है, कंज्यूमर ने इसे ख़रीदा है, वहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन के तौर पे इसे कलेक्ट किया जाता है. एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल GST, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली एक कॉमन बेस के ऊपर जो टैक्स है वो लिवाई करते हैं. एंड GST सेंटर के लिए लिवाई किया जाता है बाय द सेंट्रल GST, जिसको हम CGST भी कह देते हैं, और स्टेट्स के लिए इट इज़ लिवाइड बाय द स्टेट GST, SGST. एंड अगर गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट हो रहा है, इसे इट इज़ ट्रीटेड एज द इंटरस्टेट सप्लाई, तो ऐसे केस में उसके ऊपर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटीज़, जो IGST लगेगा इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
एंड देयरफॉर जो जीएसटी रेट्स हैं इनको म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, चाहे वो सेंटर जीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो, इन सबको उन रेट्स पे डिसाइड किया जाता है विच इज़ म्यूचुअली एग्रीड बाय सेंटर एंड स्टेट्स। एंड ये जो रेट्स हैं इनको नोटिफाई किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एंड इवन जीएसटी के अंदर वी हैव 4 रेट्स, 5% स्लैब, 12%, 18%, 28%। एंड इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उनको वहाँ पे शेड्यूल किया जाता है कि कौन कौन सी स्लैब के अंदर फॉल करेगा, एंड इट इज़ वर्कड आउट बाय द जीएसटी काउंसिल। ना यहाँ से जीएसटी काउंसिल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, एंड इट बेसिकली मेक्स रिकमेंडेशन टू दी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द इश्यूज रिगार्डिंग जीएसटी। एंड जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन और स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होते हैं, along with minister in charge of finance or taxation of all the states। सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल को चेयर करेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो बेसिकली ये एक फेडरल बॉडी है क्योंकि इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। नाउ अगर हम जीएसटी की वजह से जो रिफॉर्म्स आए हैं उसकी बात करें, तो पहली चीज़ इसने एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट की है, क्योंकि जितने भी सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेस थे उन सबको अमेलगमेट करके एक सिंगल टैक्स यहाँ पे बना दिया गया। तो नेशनल मार्केट यहाँ पे कॉमन क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो यहाँ से सॉल्व होता है। नाउ बिकॉज अब जो जीएसटी अप्लाई होता है इट इज़ अप्लाइड ऑन द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ जिसकी वजह से पहले मर्चेंट को टैक्स पे करने पड़ते थे व्हेन दे यूज्ड टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होता था। नाउ जो टैक्स एप्लीकेबल है इट इज़ ऑन द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे बेसिकली जो कंज्यूमर के ऊपर जो टैक्स बर्डन था वो यहाँ से लिफ्ट अप होता है, क्योंकि यहाँ से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ऑन टैक्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी एडवांटेज है क्योंकि जो ओवरऑल टैक्स बर्डन था वो यहाँ से रिड्यूस होता है। अलॉन्ग विद दिस, इसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं दे हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट्स, बिकॉज अब यहाँ पे उनके जो इनपुट टैक्सेस हैं वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, एंड अब जो टैक्स लग रहा है दैट इज़ ऑन द फाइनल सप्लाई ऑफ द गुड्स। देयरफॉर जो इनपुट साइड से हमारे पास जो सेट ऑफ किया गया है इट इज़ मेकिंग आवर प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के अंदर जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन सबको ये डायरेक्शन दी है कि जून 30 तक जितना भी उनके पास स्टॉक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसे वो एग्जॉस्ट कर दें, क्योंकि जुलाई 1 से उड़ीसा के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, यूज़ इन सब को प्रोहिबिट किया गया है। ना सबसे पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है इसे समझते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, एज द नेम सजेस्ट दे आर यूज्ड ओनली वंस। इनको एक बार यूज़ किया जाता है एंड आफ्टर दैट दे आर थ्रोन अवे या फिर उनकी रिसाइकलिंग होती है। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज, कॉफ़ी स्ट्रेरर, सोडा, वाटर बॉटल्स। मेनली फूड पैकेजिंग के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। ना प्लास्टिक का जो यूज़ है इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। रीज़न बीइंग प्लास्टिक बहुत चीप है एंड प्लस इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, जिसकी वजह से इट हैज़ रिप्लेस्ड ऑल द अदर मटेरियल्स फ्रॉम द पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड देयरफॉर इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिसइंटीग्रेट इट। नाउ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ह्यूज है। अगर हम डाटा देखें तो हर साल 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में, एंड जिसमें 43% जो वेस्ट है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। नाउ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है वो इतना प्रमोट इसलिए हुआ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नाउ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सिरिंजेस, एप्लीकेटर्स, ड्रग टेस्ट, बैंडेजेस, रैप्स, दे आर ऑफन मेड टू बी डिस्पोजेबल, ताकि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो सके।
इसी के अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इवन इसको एनलिस्ट किया गया है इन आवर फाइट अगेंस्ट फूड वेस्ट, जिसके अंदर फूड और वाटर को काफ़ी लंबी देर तक फ्रेश रखने के लिए, उसके अंदर कंटामिनेशन ना हो उसे रिड्यूस करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो ये एक पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है एंड इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से या तो ये लैंडफिल्स के अंदर बरी हो जाते हैं या फिर ये वाटर के थ्रू ओशंस में पहुंच जाते हैं। एंड इसका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सिंगल यूज़ प्लास्टिक ब्रेक डाउन होता है, ये काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज़ करता है। इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है ताकि इस प्लास्टिक को शेप दी जा सके, इसको हार्डन अप किया जा सके। सो जब इस प्लास्टिक का ब्रेक डाउन होता है तो ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं विच कैन कम इन टू आवर फूड एंड वाटर सप्लाई। एंड इसके अलावा दे आर मेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी हाई कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है एंड क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इट्स गोइंग टू बी टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जब तक ये प्रेजेंट रहने वाला है। एंड बहुत ही कम परसेंटेज है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जिसे रिसाइकिल किया जाता है। एंड अलॉन्ग विद दिस स्टडीज़ ने ये भी देखा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो यहाँ से लीच आउट होते हैं एंड दे कैन कम इन आवर फूड एंड ड्रिंक्स एज वेल, जिसकी वजह से हार्मोन डिसरप्शन, कैंसर, इन सब की जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है। नाउ अगर प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाए या फिर ओशन में जाए, इस सबको जाकर ये पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जो मेरीन एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको डैमेज पहुंचता है। एंड जो टॉक्सिन्स हैं दे कैन इवन एंटर आवर फूड चेन। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जुड़ी हुई हैं। ना इसे लेकर अगर हम इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें तो 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिड शुरू किया था टू फ्री इंडिया ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022, जिसके अंदर एक मल्टी मिनिस्टेरियल प्लान को लेआउट किया गया था सो दैट ऑल ओवर इंडिया जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसे डिस्करेज किया जा सके। एंड इसके अलावा वी हैव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिसके अंदर वी हैव एक्सटेंडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू द प्रोड्यूसर्स एंड द ब्रांड ओनर्स। जो प्रोड्यूसर्स और ब्रांड ओनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया गया इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द वेस्ट विच हैज़ बीन जनरेटेड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो. I will see you in my next one. Thanks for watching.